नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वेमुला बारा श्री राजेश्वर स्वामी मंदिर का किया दौरा, समृद्धि और कल्याण के लिए मांगे आशीर्वाद। संजय राउत ने विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप को गंभीर बताया, चुनाव आयोग से जांच की मांग। मीरापुर उपचुनाव में हिंसा और हंगामा, ककरौली में पथराव से तनावपूर्ण स्थिति। रूस ने संशोधित परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किए, परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को हनुमाकोंडा के आर्ट मैदान कॉलेज में आयोजित इंदिरा मां महिला शक्ति विजयोत्सव सभा में उप मुख्यमंत्री मल्ली भट्टी विक्रमार्का ने महिलाओं के सशक्तिकरण को देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सफल, उद्यमी और उद्योगपति बनाना है ताकि वह आर्थिक रूप से सशक्त होकर करोड़पति बन सके। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया, ये कहते हुए कि महिलाओं के प्रगति के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। వెనకాడేది లేదని చెప్పి విధానపరమైన నిర్ణయం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పడానికే ఈ రోజు ఈ సభను ఏర్పాటు చేశాం। ఈ సభ ద్వారా రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళలందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నాం, ఈ ప్రభుత్వం మీది, మీరు ఏది కావాలనుకుంటే అది చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది। ఎంత పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు అయితే కూడా మీతో ఖర్చు పెట్టించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది। గత ముఖ్యమంత్రి ఇదే వరంగల్ జిల్లాలో ఇక్కడికి వచ్చి కుర్చీ వేసుకొని జర్నలిస్ట్ సంబంధించిన కాలనీ కట్టిస్తాను, నేను తిరిగి మళ్ళీ వస్తాను, నాకు దావత్ కూడా చేయాలని నేనే కుర్చీ వేసుకొని కట్టిస్తా అని చెప్పి మాటలు చెప్పిపోయాడు। ఆయన కట్టించింది లేదు, కుర్చీ వేసుకున్నది లేదు, వీళ్ళు దావత్ ఇద్దామంటే మనిషి కనపడ్డది కూడా లేదు। కానీ మేము కేవలం ఎన్నికల సందర్భంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ ఎన్నికల సందర్భంలో ఈ జిల్లాకు వచ్చి ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన వరంగల్ పట్టణాన్ని, నగరాన్ని మార్చడానికి కావాల్సిన నిధులు ఇస్తానని చెప్పి మాట ఇవ్వటమే కాకుండా కేవలం 6 నెలల్లోనే కాళోజీ కళాక్షేత్రానికి కావాల్సిన డబ్బులు రిలీజ్ చేసి కట్టించి ఈరోజు మీ అందరి ముందు ప్రారంభోత్సవం చేశారు। ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క నిబద్ధత, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క సంకల్పం అని సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం। మిత్రులారా, ఆలోచన చేయండి। ఈరోజు కోరి మన ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకున్నాం, అన్నీ చేసుకుంటా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాం। ఒక ఆయన అడుగుతారు ఏందయ్యా ఇచ్చిందని, ఇచ్చిన ఎన్ని ఒక్కసారి చూస్తే నువ్వు కళ్ళు తిరిగి కింద పడతావు మిత్రమా। ఒక్కసారి మేము కేవలం 10 నెలల్లో ఇచ్చినటువంటి అంశాలన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి। మీలాగా 3 ఎకరాల భూమనో ఇంటికో ఉద్యోగమనో చెప్పి మాయమాటలు చెప్పి మేము వదిలిపెట్టలేదు। పథకాలు చెప్పాం, చేయటమే కాకుండా వరంగల్ అంటేనే స్వేచ్ఛ, వరంగల్ అంటేనే భావ స్వేచ్ఛ, వరంగల్ అంటేనే అనేక భావజాలాలకి నిలయం। ఇక్కడ ఆర్ఈసీ కావచ్చు, కాకతీయ యూనివర్సిటీ కావచ్చు, ప్రతి దగ్గర కూడా వారు భావ స్వేచ్ఛని, స్వేచ్ఛగా మాట్లాడుకునేటువంటి స్వేచ్ఛని। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज राजना सिलसिला जिले के ऐतिहासिक शहर वेमुलावाड़ा स्थित श्री राजेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया। इस मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और तेलंगाना राज्य के लोगों की समृद्धि और कल्याण के लिए भगवान से दुआ मांगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की और मंदिर के आसपास के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की योजनाओं पर भी चर्चा की ताकि बढ़ती संख्या में आगंतुकों को बेहतर सेवाएं मिल सके।
शिवसेना यूपीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर लगे पैसे बांटने के आरोप को गंभीर बताते हुए चुनाव आयोग से इस मामले की पूरी जांच की मांग की है। राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नाला सुपारा के होटल में दिखे गए 5 करोड़ रुपए असल में 15 करोड़ रुपए थे और सवाल उठाया कि बाकी पैसा कहाँ गया। उन्होंने इस मामले को सिर्फ पैसे बांटने तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया। राउत ने चुनाव आयोग से इस मामले की गहन जांच की अपील की और मामले में शामिल लोगों को दंडित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आणि काल पैसे वाटल्याबद्दल गुन्हा दाखल झाला नाही, ते अत्यंत निवडणूक आयोग जो म्हणतो ना आम्ही निष्पक्षपातीपणे काम करतो, पैसे सापडलेले आहेत तिथे। स्थानिक आमदार आणि त्यांचे कार्यकर्त्यांनी पैसे पकडल्याचं चित्र समोर आणल्यावरती सुद्धा पैसे वाटल्याबद्दल गुन्हा नाही, तर आचारसंहितेचा भंग झाला, पत्रकार परिषद घेण्याचा प्रयत्न केला, अशा काही किरकोळ गोष्टींविरुद्ध गुन्हे दाखल केले, हे या महाराष्ट्राच्या जनतेने विसरू नये। राऊत साहेब, पण तावडे साहेबांचं म्हणणं आहे, तावडे साहेबांचं काय म्हणणं आहे ते तावडे साहेबांचं म्हणणं आहे, पण त्यांचं म्हणणं आहे तावडे साहेबांचं जे काय म्हणणं आहे ते तावडे साहेबांचं म्हणणं आहे। मी परत सांगतो, त्या म्हणण्याशी आमचा काही संबंध नाही। जी चित्र काल आम्ही पाहिलं, महाराष्ट्राने पाहिलं, देशाने पाहिलं, ते म्हणणं खरं की ज्याच्यावरती आरोप आहे त्याचं म्हणणं खरं। जर आरोपीचं म्हणणं खरं असेल तर महाराष्ट्राच्या तुरुंगातल्या सगळ्या आरोपींना, संशयित आरोपींना ताबडतोब मुक्त करावं। पण इतकंच मी सांगेन की ते एकाच गाडीतून गेले। एक दिवसापूर्वी नाशिकमध्ये मिंदे गटाचे काही कोटी रुपये पकडले। नाशिकच्या एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मिंदे गटाचे काही कोटी रुपये पकडले आणि त्याची चर्चा सुरू झाली। त्याच्या आधी अनिल देशमुखांवरती हल्ला झाला, त्याची चर्चा सुरू झाली। या दोन्ही चर्चांवरचं लक्ष उडवण्यात यावं म्हणून विरारमध्ये तावड्यांकडे पैसे आलेले आहेत आणि तावडे पैसे घेऊन निघाले, अशा प्रकारची टीप ज्याला म्हणतो गुन्हेगारी क्षेत्रात, ती टीप दिली आणि त्यानंतर हा सगळा गोंधळ सुरू। भारतीय जनता पक्षाची लोक पैसे वाटण्यामध्ये अत्यंत चाणक्य आणि हुशार आहेत। देशभरामध्ये पैशाचं वाटप कसे करावे, पैसे कसे गोळा करावे, याचं उत्तम ज्ञान भारतीय जनता पक्षाकडे असल्यामुळे विनोद तावड्यांसारखा कसलेला खेळाडू या क्षेत्रातला काही चूक करेल असं मला वाटत नाही। पण ही चूक का झाली? त्यांच्या सरकारमधल्या काही लोकांनी, मग ते मिंदे गटाचे असतील किंवा फडणवीसांचे असतील, सरकारमधल्याच काही लोकांनी जितेंद्र ठाकूर आणि त्यांनी स्वतः कबूल केलं आहे, माहिती दिली की भागो उधर पैसा बांट रहे, 5 कोटी रुपये घेऊन आले होते अशी जितेंद्र ठाकूर माहिती देत आहे। तिथे होते 5 कोटी रुपये, आमची माहिती आहे 15 कोटी रुपये घेऊन आले होते, जसं सांगोल्यात झालं। मग 9 लाखात कसे काय दाखवले? निवडणूक आयोग काय करतो? अत्यंत गंभीर गोष्ट। हा महाराष्ट्र कसा लुटला जातोय, विकला जातोय, बदनाम केला जातो, याचं हे उत्तम उदाहरण काल विरारचं आहे। काल दोघे एकत्र गेले वगैरे हा त्यांचा प्रश्न आहे, हे त्यांचं राजकारण आहे। ईडीचा फोन आला असेल, ईडीच्या दबावाखाली असेल कोणीतरी, नंतर ईडीचा खटले चालू आहेत काही लोकांवर विरारमध्ये। नक्कीच आहे, भारतीय जनता पक्षाचे मिंदे गटाचे या भागामध्ये ईशान्य मुंबईमध्ये ठाण्यातून राम रेपाळे नावाचा एक माणूस येतो। मी काल बोललो, राम रेपाळेच्या गाड्यामध्ये पैसे असतात, 4 गाड्या घेऊन येतो, मोठ्या रकमा घेऊन येतो आणि या भागात तो पैशाचं वाटप करून सही सलामत परत ठाण्यात जातो। मुंबईमध्ये सुद्धा ठिकठिकाणी पैसे वाटण्यासाठी मिंदे गटानं खास माणसं ठेवली आहेत आणि ते ठाण्यातून येतात। त्यांची अडवणूक होत नाही, त्यांच्या गाड्या तपासल्या जात नाहीत, ते येतात, पैसे वाटतात, बसतात, डायरीत हिशोब लिहितात आणि निघून जातात। या राज्यात जे सुरू आहे ना, हे या राज्याला अधोगती नेणारा हा प्रकार आहे सगळा। काल जो नालासोपारा विरारमध्ये प्रकार घडला, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मतदानावर त्याचा कितपत परिणाम? मला असं वाटतं महाराष्ट्राच्या मतदारांनी हे सगळं काल उघड्या डोळ्याने पाहिलं। काही भागामध्ये मताला 5,000 रुपये लावलेले आहेत। विचार करा, कधी काळी ग्रामीण भागामध्ये जो शब्द होता 50 रुपयाला फुली किंवा फुलीला 50 रुपये, म्हणजे 50 रुपये 10 रुपये, आज जर हे सरकार आल्यावर मताला 5,000 रुपये 10,000 रुपये लावले असतील, नारायण राणेंच्या लोकसभा निवडणुकीत मताला 10,000 रुपये होते,
हे रेकॉर्डवरती आहे. 5,000 10,000 रुपयाला जर मतं विकत घेता, मग निवडणुका लढायच्या कशा करता सामान्य माणसाने? कुठली लोकशाही? हा का लोकशाहीचा उत्सव आहे सगळ्यात मोठा? नाही, ही लोकशाहीची विटंबना आणि विडंबना आहे. तुम्हाला म्हणायचं काय? ज्याचे पैसे जास्त त्याला पहिला क्रमांक. ऑन मनी आहे ना तो. मीडियानं सुद्धा लक्षात ठेवलं पाहिजे या गोष्टी. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा गळा कसा कापला जातो आणि आपण कसे शरण जातो वृत्तपत्र स्वातंत्र्यवाले, त्याचा हा उत्तम नमुना आहे. हा ज्याचे जास्त पैसे त्याला पहिलं पान, दुसऱ्या भाषेत त्याला जॅकेट म्हणतात आमच्या भाषेमध्ये. आम्ही ठीक आहे, आमच्याकडे जे आहे त्यानुसार आम्ही लोकांपर्यंत पोचतो. ज्यांच्याकडे उमेदवारच, ज्यांचा एकही आमदार नाही बरं का, ज्यांचा पक्ष लोकसभेलाही लढला नाही, अशा पक्षानं सगळ्यात जास्त खर्च केल्याचं दिसतं. हा कुठून आला पैसा? त्या पक्षानं सगळ्यात जास्त जाहिराती, सगळ्यात जास्त होर्डिंग, सगळ्यात जास्त दौरे, खाजगी विमानानं, ह्यानं त्यानं. प्रश्न असा, हा पैसा कोण पुरवतो आहे आणि कोणासाठी पुरवतो, याच्यामध्ये कोणाचे इंटरेस्ट आहेत हे सुद्धा या राज्याच्या जनतेला समजतं. आमच्यावर टीका करणं सोपं आहे, पण आम्ही अत्यंत प्रामाणिक फाटके लोक आहोत. आमच्याकडे जे आहे त्याची गोळाबेरीज करून, कोंड्याचा मांडा करून आम्ही निवडणुका लढवतो. विक्रोळी मतदारसंघातून उभे आहे कोण? आपले बंधू सुनील राऊत. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की वोटिंग बुधवार 20 नवंबर को जारी है, जिसमें सभी 288 सीटों पर मतदान हो रहे हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी. गडकरी ने चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा है कि वर्तमान में जो मुद्दे उभरकर सामने आए हैं, जैसे सुप्रिया सुले बनाम विनोद तावड़े, वे तात्कालिक हैं. उनका मानना था कि असली मुद्दा ये था कि भविष्य में महाराष्ट्र के विकास को कौन सी पार्टी और नेता आगे बढ़ा सकती है. गडकरी ने मोदी सरकार के नेतृत्व में किए गए कामों का हवाला देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में उद्योग, सिंचाई और कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हुए हैं, जिससे जनता का विश्वास महायुति में बढ़ा है. उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र का भविष्य एक संपन्न राज्य के रूप में होगा और लोग महायुति को चुनाव में समर्थन देंगे. देश का एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है और ये राज्य को सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छी हो रही है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि महाराष्ट्र में खेती भी बहुत अच्छे तरीके से, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है. तो देश के लिए एक रोल मॉडल है और इसलिए महाराष्ट्र के विकास के लिए और यहाँ के गांव, गरीब मजदूर, किसान के कल्याण के लिए अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व ही महाराष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है. आज हमारा चुनाव है, लोकतंत्र का उत्सव है और मुझे सभी जनता से अपील करनी है कि वो किसी भी हालत में वोटिंग करे और अपना जो अधिकार है, एक प्रकार से मूलभूत अधिकार है, उसका वहन करे और निश्चित रूप से लोकतंत्र को सर, भाजपा के लिए क्या माहौल देख रहे हैं आप? पिता 80 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं पूरे राज्य में. महाराष्ट्र में मेरा विश्वास है कि इस समय निश्चित रूप से हम लोग अच्छी मेजोरिटी मिलाकर चुनाव जीतेंगे. नारों का भी असर है क्या जमीन पे? अभी सब छोड़ दीजिए. अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को वोट देना और वोट जो है वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, महाराष्ट्र के भविष्य को 10 साल से केंद्र में सरकार, सर 10 साल से केंद्र में सरकार रही है भाजपा की, यह राज्य में भी है. आप इस बार जब महाराष्ट्र की 80 सभाएं आपने की है कम से कम, क्या आप लोगों को में क्या देख रहे, क्या डिफरेंट देख रहे? उत्तर प्रदेश के मीरापुर में उपचुनाव के दौरान ककरौली इलाके में हिंसा और हंगामा हुआ. चुनावी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पत्थरबाजी की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. भीड़ ने पुलिस और चुनाव अधिकारियों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को स्थिति को काबू करने के लिए खदेड़ने की कार्रवाई करनी पड़ी. घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा बल ने कड़ी कार्रवाई कर इलाके में स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की है. अधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान डालने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है, जबकि सुरक्षा बढ़ाकर इलाके में शांति बनाए रखने की प्रयास किया जा रहा है. इस घटनाक्रम से उपचुनाव में माहौल में और भी तनाव बढ़ गया है. मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में, ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है. मौके पे तत्काल पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी. पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल. जो भी वोट डालने जा रहा था उसी पे ही लाठीचार्ज हो रही थी.
फिर पुलिस प्रशासन ये पब्लिक थोड़ा इकट्ठा हुआ कि हमें वोट क्यों डालने दिया जा रहा, भाई देशवासी है वोट तो डालेंगे। तो फिर पुलिस प्रशासन जो भी वहाँ पे जा रहा था उस पर लाठीचार्ज हो रही थी। यहाँ पे भी आया, मैं आगे हुआ बात करने के लिए, लेकिन दरोगा ने मेरी नहीं सुनी, वो एकदम यहाँ पे भी लाठीचार्ज कर दी। भीड़ मतदान इसलिए हुई है क्योंकि वहाँ पे जो भी जा रहा था वोट डालने उसी पे ही लट बज रहा था। एक बात बताओ, हमें पुलिस से उम्मीद है, अगर पुलिस हमारा साथ नहीं देगी तो हमारा साथ और कौन देगा, जब पुलिस ही नहीं हमारी साथ लग रही है। इसीलिए इकट्ठा हुए कि जब पुलिस हमारी साथ नहीं तो फिर हमारा साथ कौन देगा। फिर पुलिस ही हम पे पहले पुलिस ने लाठी चार्ज की है, फिर इधर से बच्चे थे, वो 2-3 बच्चे ही थे, उन्होंने 2-4 जो है पत्थर फेंके हैं, वरना वैसी कोई बात नहीं थी। अब स्थिति तो पुलिस अभी यहाँ पे जो इकट्ठी हो रही थी, बाकी अब पब्लिक अपने घरों में है सब। जब वोट डालने दिया जाए सभी है, क्योंकि मेरी नज़र में सुबह से 10 लोग गए हैं वोट डालने के लिए और 10 के 10 पिट के आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार 20 नवंबर को थाने के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए लोगों से मतदान करने की अपील की और कहा कि राज्य का भविष्य विकसित महाराष्ट्र के रूप में बनना है। शिंदे ने विश्वास जताया कि महायुति को पूर्ण बहुमत मिलेगा और सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता ने पिछले 2.5 साल के कार्यकाल को देखा है और 2019 में महायुति को बहुमत देकर अपना समर्थन दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आज 20 नवंबर को एक ही चरण में सभी 288 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं झारखंड की 38 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा, इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतदान सभी लोग करें और हमारी लोकशाही समृद्ध करें, प्रगल्भ करें, मजबूत करें। और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था, और लोगों का मैंडेट था महायुति, जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी। इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने, और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं का बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूं, लोकशाही में वोटिंग होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने बखूबी निभानी चाहिए। और इसलिए सभी वोट करें। और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थम्पिंग मेजोरिटी की। पवित्र दिन है, ये उत्सव है, ये लोकशाही को समृद्ध और मजबूत करने वाला उत्सव है। इसमें सभी ने मिलकर इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए, सभी ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतदान सभी लोग करें और हमारी लोकशाही समृद्ध करें, प्रगल्भ करें, मजबूत करें। और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था, और लोगों का मैंडेट था महायुति, जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी। इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने, और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं का बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है और ईडी की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के फैसलों को भी चुनौती दी है। केजरीवाल ने याचिका में ये तर्क दिया है कि उनके खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए उचित शिक्षण नहीं लिया गया। इससे पहले 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि सीबीआई के मामले में उन्हें जेल से बाहर नहीं आ पाने का सामना करना पड़ा था। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई मामले में भी जमानत दे दी थी। दिल्ली की हवा दिन ब दिन और भी जहरीली होती जा रही है और बढ़ते ठंड के साथ प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है। इस गंभीर प्रदूषण के कारण शहर की आबो हवा लोगों के सेहत पर बहुत बुरा पड़ रहा है। दिल्ली की सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया है। पिछले 8 दिनों से दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचांक AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 421 दर्ज किया गया, जबकि कल शहर में यह 495 तक पहुंच गया था, जो इस मौसम का अब तक का सबसे खराब स्तर था। हाँ, लेकिन आज राहत की बात यह थी कि स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन प्रदूषण के खतरे से बचने के लिए दिल्ली वाले अभी भी सावधान रहे। प्रदूषण के स्तर के आधार पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हवा की गुणवत्ता में भारी अंतर देखी जा रही है और यह सवाल उठ रहा है कि लोग अब राहत की सांस लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 19 नवंबर को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे दुनिया में परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। पुतिन ने एक संशोधित परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत यदि कोई देश परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र की मदद से रूस पर हमला करता है तो इसे संयुक्त हमला माना जाएगा और रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकेगा। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइल की आपूर्ति की मंजूरी दी गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे होने के मौके पर पुतिन ने यह संशोधित नीति लागू की है, जो दुनिया के लिए चिंता का कारण बन गई है। पुतिन का यह कदम बाइडेन के फैसले का कड़ा जवाब माना जा रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली रोमांचक सीरीज का पहला मुकाबला 22 नवंबर को पर्थ में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेड हॉग ने भविष्यवाणी की है कि सीरीज रोमांचक होगी, लेकिन अंत में कंगारू टीम 3-2 से विजय हासिल करेगी। हॉग का मानना है कि कैमरन ग्रीन की चोटिल होने के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत स्थिति में है। वहीं भारतीय टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा का पहले टेस्ट में न खेलना और शुभम गिल के अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण चिंता बनी हुई है। आखिर में हेडलाइंस फिर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वेमुलावाड़ा श्री राजेश्वर स्वामी मंदिर का किया दौरा, समृद्धि और कल्याण के लिए मांगे आशीर्वाद। संजय राउत ने विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप को गंभीर बताया, चुनाव आयोग से जांच की मांग। मीरापुर उपचुनाव में हिंसा और हंगामा, ककरौली में पथराव से तनावपूर्ण स्थिति। रूस ने संशोधित परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किए, परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ी। 1TV हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।